जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। इस वीडियो में हम एक 43 वर्षीय युवक की जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इनकी उम्र 43 साल हो चुकी है, लेकिन इनकी अभी तक शादी नहीं हुई। यही इनकी सबसे मुख्य समस्या है। तो देखिए, वृश्चिक लगन की कुंडली है। लगन के स्वामी मंगल बनते हैं और पंचमेश गुरु के साथ आपके अष्टम भाव में आपके बैठ गए। तो लग्नेश का आपके 6वें, 8वें, 12 भाव में बैठना कहीं ना कहीं ज़्यादा संघर्ष दिखाता है। लग्नेश का अष्टम भाव में बैठना, अष्टम भाव आप जानते हैं मृत्यु में या मृत्यु समान कष्ट का यहाँ पे होता है। तो ये यहाँ पे एक परेशानी देगा जीवन में। यहाँ पे एक संकेत उसने लग्नेश ने अष्टम भाव में आने पर यहाँ पे उसने दे दिया। पंचम भाव के स्वामी का जो स्वयं गुरु बनते हैं, स्वयं पुत्र के कारक बन जाते हैं गुरु, वो अष्टम भाव में लग्नेश के साथ आ गए। पंचम भाव में आपको केतु आ गया। संतान में देरी या संतान में बाधा के योग यहाँ पे बनते हैं। उसी प्रकार ये पंचम भाव होता है, वो शादी के प्रस्तावों का होता है कि आपके शादी के लिए रिश्ते कितने आ रहे हैं। तो वहाँ पे ये एक यहाँ पे दिखाता है कि पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में आगे लग्नेश के साथ, तो शादी के रिश्ते आने में यहाँ पे परेशानी होगी। साथ में आपकी संतान देरी से होगी। और ऐसी स्थिति में जब गुरु स्वयं पंचम भाव के स्वामी बन जाए और फिर आपके अष्टम भाव में एक पापी नैसर्गिक पापी ग्रह के साथ आ जाए और लग्नेश के साथ आ जाए, तो संतानहीनता के योग यहाँ पे ये बन जाते हैं। और जबकि ये सूर्य और राहु आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, तो ये एक जब कुंडली में जब आपके पंचम भाव पीड़ित होता है या संतानहीनता के योग होते हैं, तो इसका शादी से सीधा सीधा संबंध माना गया, डायरेक्ट रिलेशन माना गया शादी से। जब संतान नहीं होगी तो शादी भी आपकी नहीं होगी। ये बहुत मामलों में ऐसा देखा गया है। अब यहाँ पे सीधे हम बात करेंगे सप्तम भाव की। तो सप्तम भाव के स्वामी आपके शुक्र बनते हैं और शुक्र आपके दसम भाव में बैठे हैं। देखने में कितनी अच्छी पोजीशन लग रही है कि सप्तम भाव को स्वामी दसम भाव में बैठा हुआ है, तो बहुत कुछ अच्छा यहाँ पे लग रहा है। लेकिन अब तक शादी क्यों नहीं हो पाई, मैं आपको यहाँ पे गिनाऊंगा कुछ बातें। कि नैसर्गिक आपके विवाह का कारक ग्रह शुक्र, जो स्त्री का कारक ग्रह होता है, दाम्पत्य सुख का कारक ग्रह होता है, वो आपके एक बंजर राशि में बैठा हुआ है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, सूर्य की राशि में। यानी कि जब आपका शुक्र मिथुन राशि में, सिंह राशि में, कन्या राशि में, धनु राशि में, इन राशि में बैठ जाए तो विवाह आपके देर से कराता है। और स्थिति और ज़्यादा यदि बुरी हो जाए पूरी कुंडली में, तो विवाहहीनता के योग भी यहाँ पे बना देता है। तो शुक्र यहाँ पे आपके सिंह राशि में बैठे हो, शत्रु राशि में, बंजर राशि में, तो एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होगा कि शादी देर से कराएंगे या शादी नहीं कराएंगे, वो आपको बाद में बताऊंगा। तो शादी के लिए एक अशुभ स्थिति यहाँ पे बन जाती है ये। दूसरी, ये आपके एक नैसर्गिक अशुभ ग्रह शनि के साथ बैठे हुए जो देरी के कारक ग्रह है। तो शुक्र शनि की युति विवाह में देरी कराएगी। और यहाँ पे ये शुक्र शनि की युति यहाँ पे बन जाती है, तो ये एक देरी कारक यहाँ पे बन गई। साथ में आपके बुध बैठे हुए हैं, तो बुध और ये शनि दोनों ही नपुंसक ग्रह यहाँ पे हो जाते हैं। तो शुक्र जो स्त्री कारक ग्रह, विवाह का कारक ग्रह है, दो नपुंसक ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो ये सबसे बड़ी नेगेटिव बात यहाँ पे हो जाती है। उसी प्रकार से अब ये शुक्र साधारण शुक्र नहीं है, शुक्र यहाँ पे ये सप्तम भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का ये कारक भी होता है, तो इसका डबल प्रभाव पड़ा। ये शुक्र यदि किसी और भाव का स्वामी होता और फिर ये स्थिति बन रही होती तो इतना शादी पे प्रभाव नहीं पड़ता। अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या आ गई कि शुक्र स्वयं स्त्री कारक ग्रह होता है, विवाह का कारक ग्रह होता है, और वही अब शुक्र सप्तम भाव का स्वामी भी बन गया, सप्तम भाव विवाह का होता है। अब जैसा जैसा प्रभाव शुक्र पे पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा 2 गुना प्रभाव आपके सप्तम भाव पे पड़ेगा। तो शुक्र आपके पहले बंजर राशि में बैठ गया, फिर आपके शनि के साथ बैठ गया, बुध के साथ बैठ गया, यानी कि 2 नपुंसक ग्रह हो गए। और ये बुध भी आपको देखने में बड़ा भोला लगेगा, लेकिन बुध की नेगेटिव बात बताऊंगा आपको कि एक तो ये अष्टम भाव का स्वामी है और दूसरा ये 11 भाव का स्वामी है। तो यहाँ पे इतनी बड़ी बात नहीं है। अष्टम भाव में आपका मंगल बैठा हुआ है, यानी मंगल के नियंत्रक आपके बुध बनते हैं, और इधर सूर्य और राहु के नियंत्रक आपके बुध बनते हैं। तो मंगल, सूर्य, राहु ये तीनों के तीनों सेपरेटिव ग्रह हो गए, यानी कि विच्छेदात्मक ग्रह जो आपकी हानि करने में नंबर 1 निकलेंगे। तो इन तीनों का नियंत्रक ग्रह यहाँ पे बुध बन गया। तो बुध में आपके तीन अशुभ ग्रहों की यहाँ पे पावर आ गई। एक तो मंगल की पावर आ गई और 2 आपके सूर्य राहु की पावर आ गई। तो ये तीनों हो गए और इस बुध ने अब आपके शुक्र को पीड़ित कर दिया और शनि यहाँ पे पहले से बैठे हुए हैं। तो ये स्थिति यहाँ पे बन जाती है कि शुक्र इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया, इनडायरेक्टली सूर्य, राहु और मंगल से भी प्रभावित यहाँ पे शुक्र यहाँ पे हो गया। फिर शनि की सप्तम भाव पे दृष्टि। पूरी कुंडली में शनि यदि पहले भाव में बैठ जाए, सप्तम भाव में बैठ जाए, दसम भाव में बैठ जाए, चाहे वो किसी भी राशि में बैठे, चाहे उच्च के हो जाए, चाहे नीच के हो जाए, चाहे मूल त्रिकोण हो जाए, चाहे राजयोग कारक हो जाए, लेकिन पहले में बैठ जाए, सप्तम में बैठ जाए, दसम में बैठ जाए, विवाह में देरी कराएंगे, आपके पारिवारिक वैवाहिक जीवन को प्रभावित जरूर करेंगे। इस बात को आप नोट कर लीजिए। ये इस भ्रम में मत रहिए कि सप्तम भाव में शनि आपके उच्च के हो गए या दसम भाव में आपके अपने कुंभ राशि में बैठे हुए हैं तो यहाँ पे सप्तम भाव की हानि नहीं करेंगे, ऐसा भ्रम मत पालिए। ये शनि का मुख्य काम आपको देरी कराना, नैसर्गिक गुण, और अपने नैसर्गिक गुणों को शनि कभी नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पे ये एक बात समझ में आई कि शनि ने आपकी सप्तम भाव पे भी दृष्टि डाल दी, तो अब भाव भी पीड़ित हो गया, भावेश भी और कारक भी, तीनों के तीनों यहाँ पे पीड़ित हो जाते हैं। शुक्र यहाँ पे जो बैठे हुए हैं
वो शुक्र आपके केतु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो केतु के नक्षत्र में बैठ के ये एक नैसर्गिक अशुभ ग्रह यहाँ पे बैठा बन गया, तो वहाँ पे ये नेगेटिव रिजल्ट आपको दे रहे हैं। अब हम आपके नवांश की बात करें तो नवांश कुंडली में आपके तुला लगन निकलती है, यानी कि तुला नवांश से शुरू होती है आपकी कुंडली, और उसके स्वामी शुक्र बनते हैं, लगनेश के नवांश लगने शुक्र बनते हैं, जो कि आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं लगन के, और वो आपके मिथुन नवांश में बैठे हुए। मिथुन नवांश मैंने आपको बता दिया, मिथुन राशि आपको बताई जो बंजर राशि है आपकी, तो वहाँ पर नवांश में भी अब की शुक्र की जो स्थिति बनती है वो एक बंजर राशि में स्थिति यहाँ पे बनती है। शुक्र ज़्यादा प्रभावित कर रहा है क्योंकि एक तो लगन का सप्तमेश है और नवांश का लगनेश है, नवांश कुंडली का लगनेश बनता है, बंजर राशि में आ गया। और लगन में आपके नवांश लगन यहाँ पे आपकी निकलती है, तो उस सप्तम भाव में आपके मंगल और शनि यहाँ पे आपके बैठे हुए हैं, तो एक यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे निकलता है। तो आपकी नवांश कुंडली का सप्तम भाव आपके मंगल शनि से पीड़ित हो जाता है और नवांश का लगनेश आपके मिथुन नवांश में चला जाता है, तो ये आपकी नेगेटिव पॉइंट हो गया। और ये मिथुन नवांश जो निकलता है वो लगन कुंडली का अष्टमांश है। देखिए जो मिथुन राशि जो आ रही है वो अष्टम भाव में आ रही है, तो नवांश आपके नवांश मिथुन नवांश में शुक्र बैठ गया, वो लगन कुंडली का अष्टम भाव हो गया, अष्टमांश हो गया, जो कि अष्टमांश छठे भाव का षष्ठांश, अष्टमांश, द्वादशांश, ये आपके अशुभ रिजल्ट देते हैं। यानी कि नवांश कुंडली में कोई ग्रह छठवें, आठवें और 12वें भाव की राशि में नहीं बैठना चाहिए, जो आपको नेगेटिव रिजल्ट देता है। और भी कई स्थिति ऐसी बनी नवांश कुंडली में जो नेगेटिव रिजल्ट देने में सक्षम है। तो इस कुंडली को देख के ऐसा लगता है कि विवाह के योग पूरी कुंडली में नहीं है, और विवाह के योग वास्तव में है ही नहीं इस कुंडली में, क्योंकि यहाँ पे कोई शुभ प्रभाव नहीं है। एक और बात देखें हम यहाँ पे, तो चंद्रमा यहाँ पे आपके मकर राशि में बैठे हुए हैं, तो एक हमारी वीडियो मकर राशि अशुभता की महारानी, मकर राशि जीवन में सबसे ज़्यादा तनाव देती है, बहुत ज़्यादा असफलताएं आप व्यक्ति को दिखाती है। तो ये एक यहाँ पे एक मुख्य प्रभाव यहाँ पे रहेगा मकर राशि का। यहाँ पे चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं, और फिर इस चंद्रमा पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, और ना ही केंद्र में, चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह बैठा हुआ, इसलिए चंद्रमा अकेला ही यहाँ पे एक तरह से रह गया। चंद्रमा से केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं है, यहाँ पे आप देख लीजिए, और ना ही चंद्रमा पे किसी की सामने आपकी दृष्टि है, किसी भी ग्रह की चंद्रमा पे कोई दृष्टि नहीं है। यहाँ पे बस राहु की आप दृष्टि मान के चल सकते हैं, बस किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो चंद्रमा आपका पीड़ित हो गया। चंद्रमा आपका लगन होता है जो आपके मान सम्मान को पूरा नियंत्रित करता है, लगन आपकी पूरे मान सम्मान को, आर्थिक सामाजिक स्थिति को दिखाती है। तो चंद्रमा का पीड़ित होना आपको ये तनाव वाला जीवन देगा। अब तनाव कहाँ से आएगा? जब किसी व्यक्ति की शादी ही नहीं होगी तो कितने बड़े तनाव की बात होगी। जो व्यक्ति एक महाडिस्कॉम कंपनी में उच्च पद पर काम करता है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, एक अच्छे परिवार से संबंधित है, तो कितने तनाव की बात होगी। और मकर राशि में आपके चंद्रमा शुभ रिजल्ट देता है, क्यों देता है ये भी आपको बता दूं कि एक तो ये मकर राशि शनि की राशि होती है, नैसर्गिक अशुभ ग्रह शनि की राशि होती है। दूसरा मुख्य बात यहाँ होता है कि आपके 9 हो जाता है, और सबसे ज्ञानी सबसे शुभ ग्रह आपके गुरु इस राशि में नीच के हो जाते हैं। इस राशि में चंद्रमा जब जाता है, मन का कारक ग्रह, तो वो आपके वैवाहिक जीवन को या ये कहिए मानसिक स्थिति को, पूरे जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि मकर राशि में चंद्रमा अत्यंत अशुभ रिजल्ट देता है, यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो तब। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वर्तमान में इनकी शनि की महादशा और आपके बुध का अंतर चल रहा है, तो जो कि आपके दोनों नपुंसक ग्रह हैं, और शनि आपके तीसरे और चौथे भाव के स्वामी बनते हैं, और आपके बुध आपके अष्टम और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं। इनमें कोई डायरेक्टली कोई इतना प्रभाव नहीं है, क्योंकि यही आपके शादी को रोकने वाले ग्रह हैं। अब ये शादी देंगे तो एक अचंभा हो जाएगा, क्योंकि पूरी कुंडली में आपके विवाह प्रतिबंधक योग ऐसा बन जाता है कि आपके व्यक्ति की शादी नहीं हो पाएगी। शादी कराने वाली दशाएं तो आपकी पहले भी चली थी, जो शादी कराने में सक्षम थी, लेकिन तब शादी नहीं करा पाई। अच्छे गोचर भी आए, अच्छी दशाएं भी आई, तब शादी नहीं हो पाई। अब शादी हो जाए तो कोई ज़्यादा हम उम्मीद नहीं कर सकते, अब शादी हो जाए, लेकिन फिर भी आपके जो आपकी जो सबसे बड़ी परमेश्वर की ताकत होती है, ईश्वर की ताकत, वहाँ पे यदि हम यहाँ पे कुछ शुक्र के उपाय किए जाएँ, बड़ी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ आपके उपाय किए जाएँ, तो शुक्र में एक क्षमता बन जाती है कि वो आपकी जीवन साथी आपको दे सकें, एक आपका विवाह करा सके। क्योंकि शुक्र के पास ही आपके एक मान के चलिए कि पूरी दुनिया की सबसे सुंदर लड़कियां, सबसे युवा लड़कियों का जो बैंक है के अकाउंट है, मान के चलिए, तो ये शुक्र के पास ही है। तो शुक्र के उपाय यदि कोई व्यक्ति ये करे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई, कोई व्यक्ति जिनकी शादी नहीं हो रही, लड़की हो जो लड़का हो, उनको शुक्र के उपाय यहाँ पे करने चाहिए। शुक्र के उपाय में आप सबसे पहले शुक्र के बीज मंत्र का या शुक्र के तांत्रिक मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए आपके नियमित रूप से, और उसके बाद जब आपके जो मंत्र पूरे हो जाते हैं, फिर आपको हवन करना चाहिए, दान करना चाहिए। उसके बाद आपको कर सकें तो आपको व्रत करना चाहिए, और ये इस तरह से आपको शुक्र को पूरी श्रद्धा के साथ ये आपको शुक्र को बलवान करना पड़ेगा। और भी कई प्रकार के उपाय होते हैं। तो ये शुक्र जब बली होगा तब एकमात्र कुंडली में एक क्षमता बनेगी, या एक कुंडली में एक योग बनेगा कि यहाँ पे एक स्त्री मिल जाए। अब मुख्य परेशानी वाली बात ये है कि ये जो कुंडली इनकी है, इन्होंने अभी तक कोई उपाय नहीं किया है,
यदि शायद कुछ उपाय करते या तो शायद ईश्वर की कृपा कुछ हो जाती। लेकिन अब बिना उपाय के और ऐसे योगों में यदि हम उम्मीद करें कि हम उपाय भी कुछ करें ना और ऐसी स्थिति बन रही है कुंडली में, फिर हम सोचें कि शादी हो जाए, तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। ऐसे उपाय के बाद शादी तभी संभव है जब व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ ग्रहों का उपाय करते हैं, उसके बाद ही शायद एक चमत्कार यहाँ पे ग्रह करा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।